हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। सो गाइस, आज है रविवार और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डॉग क्लास की एक और कमाल की वीडियो। एक बार फिर से मैंने पिक किया आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, पढ़ूंगा इन्हें और दूंगा इनके जवाब। और अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है, आप चाहते हैं कि आप अपने सवालों को मुझसे पूछें और मैं संडे वाली वीडियो में आपके सवालों के जवाब दूं, तो आप सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबरशिप कैसे ली जाती है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पिन अप कमेंट चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल के मेंबर आज ही बन जाइए और अगले संडे वाली वीडियो में आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। फिलहाल शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए, जो चीज काम की लगे उसे नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है किशोर चंद्रा जी का। लिखते हैं हेलो सर, हाय किशोर जी। और किशोर जी हमारे यूट्यूब चैनल सरताज क्लासेस के मेंबर भी है, क्योंकि इनके नाम के आगे फैन लिखा हुआ है और स्टार भी बना हुआ है। क्या सवाल पूछा है देखते हैं। मांगने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं 3 दिन से उसको पैसे मांग रहा हूं। आई हैव बीन आस्किंग हिम मनी फॉर 5 डेज। क्या ये सही है? सेकंड, नींद नहीं आ रही है को क्या कहेंगे? ठीक है, मैं आपके दोनों सवालों के जवाब देता हूं। मांगने को इंग्लिश में आस्क फॉर या डिमांड कहते हैं। डिमांड भी एक तरीके का मांगना ही होता है, या फिर आप आस्क फॉर का यूज कर सकते हैं। आपने जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा कि आई हैव बीन आस्किंग हिम मनी, बस हिम और मनी के बीच में आपको फॉर लगाना चाहिए। आस्किंग हिम फॉर मनी यानी कि मैं उससे पैसे मांग रहा हूं फॉर 5 डेज, तो एक फॉर तो मांगने के लिए आस्क के साथ और इस एंड में एक फॉर टाइम के लिए लगा, दो आ जाएंगे। अगला आपने पूछा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो इसके नींद ना आने को नॉट फीलिंग स्लीपी बोलते हैं। तो मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। या फिर मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। अगला सवाल पूछा है डीआर मुरसलीन राजपूत जी ने। लिखते हैं हेलो सर, हाय जी, माय क्वेश्चन इज अबाउट ट्रक ड्राइविंग। मेरा सवाल ट्रक ड्राइविंग से रिलेटेड है। मेरी गाड़ी चलाने की ड्यूटी 5 बजे खत्म हो जाएगी, प्लीज आंसर। इसमें खत्म हो जाने के लिए आई एम श्योर कि आप कंफ्यूज्ड होंगे कि क्या लगाएंगे, तो इसके लिए आप गेट ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। सो माई ड्राइविंग ड्यूटी विल गेट ओवर बाय 5 PM या 5 o'clock, ऐसा आप बोल सकते हैं। सो गेट ओवर मतलब पूरी हो जाना या खत्म हो जाना। अगला सवाल पूछा है कॉर्नर टुडू ने। लिखा है सर, मेरा डाउट है कि हम जब बोलते हैं मैं किताब पढ़ना शुरू कर दिया, यानी कि मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक या स्टार्ट रीड बुक होगा? प्लीज सर रेक्टिफाई इट, इसे बताइए एंड गिव मोर एग्जांपल्स ऑफ इट, और इसके और भी ज्यादा एग्जांपल्स दीजिए। थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए जब भी कोई ऐसा वाक्य है जिसमें किसी काम में ना आ रहा है, जैसे किताब पढ़ना, खेलना, कूदना, खाना पीना, सोना, तो ऐसे वाक्यों के लिए आप 2 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो जेरेंड या इन्फिनिट। जेरेंड बोलते हैं आईएनजी वाली फॉर्म को, और इन्फिनिट बोलते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जैसा कि आपने लिखा आई स्टार्टेड रीडिंग बुक, मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, तो ये तो ठीक है, आईएनजी जेरेंड आपने यूज किया। फिर आपने कहा आई स्टार्ट रीड बुक, नहीं, आई स्टार्टेड टू रीड बुक, टू लगेगा इसमें, टू रीड बुक। तो या तो आप आईएनजी वाला बनाइए या टू वाला बनाइए, तो दोनों ही सही कहलाएंगे। जैसे मैंने बोलना शुरू कर दिया है, आई स्टार्टेड या तो स्पीकिंग या टू स्पीक। मैंने चलना शुरू कर दिया है, आई हैव स्टार्टेड या तो टू वॉक या फिर वॉकिंग। तो या तो आईएनजी या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से किसी एक का चुनाव कीजिए। अगला सवाल पूछा अनिल कुमार ने। लिखते हैं सर, हाउ टू ट्रांसलेट दिस हिंदी वर्ड इन इंग्लिश। इस हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? आगे से हम इस बात का ध्यान देंगे। ठीक है, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे या ध्यान देंगे। तो ध्यान देने को कीप इन माइंड या फिर पे अटेंशन, इन दोनों में से कोई एक आप चीज बोल सकते हैं। सो जैसे आगे से हम इस बात का ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, वी विल कीप इट इन माइंड इन फ्यूचर, वी विल कीप इट इन माइंड, हम ध्यान रखेंगे इन फ्यूचर, या वी विल पे मोर अटेंशन, हम ज्यादा अटेंशन देंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे इन फ्यूचर, इसके बारे में भविष्य में। अगला सवाल पूछा है आरडी शुक्ला जी ने। लिखते हैं सर, योर वे ऑफ टीचिंग इज अमेजिंग, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अमेजिंग है। शुक्रिया शुक्ला जी। सर प्लीज टेल मी, मुझे बताइए द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, इस वाक्य की हिंदी मीनिंग क्या होगी? आई बेट ऑल माई चिप्स ऑन यू, आई बेट ऑल माई चिप्स ऑन यू। आई बेट ऑल माई चिप्स का मतलब होता है सारी उम्मीदें टिकी होना। सो आई बेट ऑल माई चिप्स ऑन यू मतलब मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हुई है, प्लीज मेरी उम्मीदों को तोड़ना मत। तो जब भी हम किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं या किसी पर ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं किसी से, तो वहां पर आप बेट ऑल चिप्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये कमाल का इडियम है इंग्लिश का। जैसे कि आपने लिखा आई बेट ऑल माई चिप्स, अब ऑन के बाद आप सचिन लिख
लिख दीजिए मेरी सारी उम्मीदें सचिन से जुड़ी हुई हैं, सचिन पर टिकी हुई हैं, भाई वो जिता के रहेगा हर हाल में। या आई बेट ऑल माई चिप्स ऑन राहुल, मेरी सारी उम्मीदें राहुल पर टिकी हुई हैं, पक्का पास होगा, फेल तो होगा नहीं। तो इस फ्रेज का ये मतलब होता है। अगला सवाल पूछा है OMG लेजेंड्स ने, लिखते हैं सर प्लीज ट्रांसलेट दिस इन इंग्लिश, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। नदी में बालू ही बालू है, बालू बोलते हैं रेत को, यानी कि नदी में रेत ही रेत है। देखिए मैं कई बार बता चुका हूं शॉर्ट वीडियो बनाकर भी कि ये रेत ही रेत, पानी ही पानी, पैसा ही पैसा, अगर इस तरीके के फ्रेजेस आते हैं हिंदी में तो उनके लिए इंग्लिश में बनाते हैं नथिंग बट, अब उस चीज का नाम जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे बालू ही बालू यानी रेत ही रेत, नथिंग बट सैंड, पैसा ही पैसा, नथिंग बट मनी, या फिर मोबाइल ही मोबाइल, नथिंग बट मोबाइल। सो नदी में बालू ही बालू है, देयर इज नथिंग बट सैंड इन द रिवर, यानी कि नदी में सिवाय सैंड के, बालू के, रेत के कुछ नहीं है। तो मतलब यही हुआ बालू ही बालू है, यानी कि रेत ही रेत है। अगला सवाल पूछा है हैप्पी आलोक ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय आलोक जी, आई एम हैप्पी राज, मेरा नाम हैप्पी राज है। ओके हैप्पी राज जी हेलो, एंड माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है दैट फिर भी इंग्लिश, यानी कि फिर भी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप फिर भी को बोल सकते हैं इवन देन, फिर भी वो रो रही थी, मैंने उसे चुप कराया, फिर भी वो रो रही थी। इवन देन शी वाज क्राइंग, फिर भी वो फेल हो गया, इतनी पढ़ाई की फिर भी वो फेल हो गया। इवन देन ही गॉट फेल्ड, या फिर कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो जहां पर भी आपको फिर भी बोलना हो आप इंग्लिश में इवन देन बोल सकते हैं। अगला सवाल पूछा है रीना जी ने, लिखते हैं हेलो सर, हाय रीना जी, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, आई हैड टू गो, मुझे जाना था। तो सर मुझे जाना पड़ता है, इसको कैसे लिखें? क्या इसके लिए भी आई हैव टू गो ही आएगा? रीना जी आपने यहां पर सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन आपने जो दो एग्जांपल्स दिए हैं उनमें से गलत है, और वो सही करते ही आपको जवाब मिल जाएगा। आपने पूछा कि मुझे जाना पड़ेगा, आपने लिखा इसकी इंग्लिश आई हैव टू गो, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा ये फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल हैव टू गो। तो इस तरह से मुझे जाना है को बोलेंगे आई हैव टू गो। तो प्रेजेंट में बात हो रही है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना था, पास्ट की बात हो रही है, आई हैड टू गो। मुझे जाना होगा या जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, आई विल हैव टू गो। सो इस तरह से आप तीनों को अलग अलग डिवाइड कर सकती हैं और यूज कर सकती हैं। अगला सवाल पूछा है रूपांजलि गुप्ता ने, लिखती हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टीथ एंड टूथ, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, यानी कि मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए सर, टीथ और टूथ में क्या फर्क होता है? बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। देखो भाई मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो भी कोई सवाल पूछता है मेरे कमेंट सेक्शन में आप उसके जवाब दीजिए। अगर आपको जवाब आता है और आप करते हो ऐसा, आई सैल्यूट यू, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और हमेशा उन लोगों को अप्रिशिएट करता हूं, अपनी वीडियो में उनके नाम भी लेता हूं, उनके कमेंट भी दिखाता हूं कि इन्होंने इनका आंसर भी किया है। जिन्होंने सवाल पूछा उनका तो दिखाता ही हो, आंसर भी दिखाता हूं कि कितने अच्छे स्टूडेंट है, कितने अच्छे इंसान है कि ये हेल्प करें। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जिसे हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगी, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। लेकिन कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो होता है वो एक अनपढ़ इंसान से भी ज्यादा खतरनाक होता है, यानी बेहतर है अधूरे ज्ञान से कि इंसान अनपढ़ हो। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि यहां जो रूपांजलि ने जो सवाल पूछा है कि टीथ और टूथ में क्या फर्क होता है, पता है इनका जवाब दिया है एक हमारे निक्कू भाई है, इनका फोटो मैंने हाइड कर दिया है, मैं नहीं चाहता पर नाम में ले रहा हूं। तो इन्होंने लिखा है रूपांजलि जी बोथ स्पेलिंग हैव सेम मीनिंग, दोनों ही स्पेलिंग यानी टीथ और टूथ का सेम मतलब होता है। यूज इन यूएसए, जो टीथ होता है TTH वो यूएसए में यूज होता है, और जो टूथ होता है वो यूके यानी ब्रिटेन में यूज होता है। आप सोचो कितना गलत जवाब है और कितना गलत डाइवर्ट किया है इन्होंने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सही जवाब अभी मैं आपको दूंगा। इन्होंने ये कह दिया कि टीथ अमेरिका में अमेरिका वाले बोलते हैं और जो ब्रिटेन वाले वो टूथ बोलते हैं। कमाल है। फिर रूपांजलि जी ने इनका जवाब दिया ओह, यानी वो सुनकर सरप्राइज्ड हो गई। फिर उन्होंने वापस से बोला थैंक्स। तो हमारे निक्कू जी जो हैं इन्होंने वेलकम भी बोला। निक्कू जी देखिए आपने जहां भी पढ़ा है तो आपने गलत पढ़ा है, अपने आप को ठीक कीजिए। और जब तक कोई भी चीज सभी से कह रहा हूं कंफर्म ना हो तो किसी को जवाब ना दें, आप पहले उसको वेरीफाई कर लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टीथ और टूथ अमेरिका और ब्रिटेन वाले सीन है इनमें, ऐसा नहीं है। टीथ बोलते हैं दो एक से ज्यादा दांतों को, बहुवचन प्लूरल, यानी कि 2 4 6 32 कितने भी हो, एक से ज्यादा हो तो टीथ बोलते हैं। जैसे दीज आर माई टीथ, ये मेरे दांत हैं। लेकिन एक दांत को अंग्रेजी में टीथ नहीं बोलेंगे, टूथ बोलेंगे। टूथ, जैसे मेरे दांत में दर्द है तो टीथ एक नहीं, एक बोलते हैं दर्द को, पेन जैसे बोलते हैं।
टूथ हैक यानी कि दांत में दर्द है, एक दांत में, एक से ज्यादा में है तो टीथ हो गया। तो इस तरह से टीथ मतलब एक, टूथ मतलब अनेक, एक से ज्यादा। बिल्कुल वैसे ही जैसे चाइल्ड मतलब एक बच्चा और चिल्ड्रन माने बहुत सारे बच्चे। बिल्कुल वैसे ही जैसे कार मतलब एक कार, कार्स मतलब बहुत सारी कारें, सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन, ये मतलब होता है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, किसी को जवाब देने से पहले उसे वेरीफाई कर लीजिएगा। अगला सवाल पूछा है अलीवा ने, लिखा है हेलो सर, हाय माय नेम इज लीभा सर, आई हैव अ डाउट, मेरा एक डाउट है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। आफ्टर WH क्वेश्चंस के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है? बिल्कुल होता है, जैसे कि हाउ आर यू, तो हाउ के बाद आर लगा, WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि आफ्टर WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट आ जाते हैं, जैसे व्हाट आई विल डू, व्हाट के बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, सीधा सब्जेक्ट आ गया। ये किस टाइप के क्वेश्चन है? प्लीज क्लियर दिस क्वेश्चन। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि अगर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो सवाल होता है, तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुमने कैसे देखा, हाउ डिड यू सी। और अगर हेल्पिंग वर्ब ना आके सब्जेक्ट आ जाए तो वो सवाल का उल्टा जवाब हो जाता है। वेयर यू विल गो, पहले था वेयर विल यू गो, विल हट गया, यू आ गया, वेयर यू विल गो, अब जवाब हो गया जहां तुम जाओगे। व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे। व्हाट यू आर ईटिंग, जो तुम खा रहे हो। व्हाट यू सॉ, जो तुमने देखा। तो अगर WH फैमिली का हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो सवाल, और हेल्पिंग वर्ब ना आए सब्जेक्ट आ जाए तो जवाब। और आपके इस सवाल में निक्कू सिंह, अच्छा इन्होंने दोबारा जवाब दिया है, ठीक है, मैंने पहले नहीं पढ़ा था। व्हाट विल आई डू, दिस इज इंटरोगेटिव, बट आई विल डू दिस इज नॉट इंटरोगेटिव। व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा या क्या करूं या क्या करूंगा। एंड व्हाट आई विल डू मींस मैं जो करूंगा। यहां आपने सही जवाब दिया निक्कू जी, कमाल है, चलो अच्छी बात है। लेकिन पहले वाले में आपने गलत जवाब दिया तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आज के क्लास में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले रविवार। लेकिन एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि अगर आप संडे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को चाहते हैं पूछना तो मेंबर बन जाइए सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल के। मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे हैं, आप होमवर्क भी चेक करवा सकते हैं। और क्या क्या फायदे हैं जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं मेरी मेंबरशिप वाली, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि मेंबर ऐसे बना जाता है और ये उसके फायदे होते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पिन अप कमेंट में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूं अगले रविवार। टेक केयर, बाय बाय।